बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। तो ये व्याकरण में वर्णमाला की जो है दूसरी वीडियो है और हम जो है अब चैप्टर वाइज हम लोग शुरू किए हैं और ताकि आपको जो है अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है वो मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो स्पर्श संघर्षी है। आपको बताना है कि स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है। झ, श, ट और ह। इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ण जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। देखो बच्चों, इसमें जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वो है पहला वाला, अर्थात ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। र है, ल है, य है या व है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित वर्ण को ही लुंठित भी कहा जाता है। तो हिंदी में जो र होता है वो लुंठित होता है और प्रकंपित उसे ही कहते हैं, अर्थात पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ल जो कि पार्श्विक व्यंजन है, य और व जो है दोनों अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि श ध्वनि है। आपको बताना है कि श ध्वनि है, स्पर्श है, वत्स है, अंतस्थ है या उष्म है। तो आपको बताना कि श किस प्रकार की ध्वनि है। स्पर्श है, वत्स है, अंतस्थ है या उष्म है। तो स के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों श जो है वो उष्म व्यंजन है। कौन है? उष्म व्यंजन है। हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। श, श, श और ह जो है वो उष्म व्यंजन होते हैं। चलिए चौथा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंत और विदेशी शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। अंत, अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है और विदेश में कौन सा प्रत्यय लगा है। इसमें प्रत्यय का शुद्ध विकल्प क्या है? त और य और श, य और य। तो इसमें विकल्प में कोई सही नहीं है, इसलिए इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो चौथे का जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए पांचवें में क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्ण है, पद है, शब्द है या वाक्य है। तो आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखो बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए छठवां में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है। ई, द, श और य। तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है। तो देखो ई का है, श का है और य का है, जबकि द का उच्चारण स्थान तालु नहीं होता है, दंत होता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो छठवां का जो उत्तर सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए साथ में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है। कह रहा है कि विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो किसकी भांति होता है। श, श, श और ह। तो देखो ये चारों जो है बच्चे उष्म व्यंजन दिया हुआ है, इसमें श, श, श और ह दिया हुआ है। तो देखो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठे होता है और ह का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है, अर्थात विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति हो जाएगा? ह की भांति हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? सातवां का डी सही हो जाएगा, अर्थात 7 का डी हो गया। चलिए आठवां में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। कह रहे कि हिंदी में जो प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। दंत होता है, तालु, नासिका या कंठ होता है। तो देखो बच्चों, जो पंचमाक्षर होते हैं उनको नासिक कहा जाता है। तो उच्चारण स्थान नासिक, अर्थात सी सही हो जाएगा। तो आठवां का उत्तर कौन सही होगा? सी हो जाएगा। चलिए नवा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं। कह रहा है कि स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखो बच्चों, जब स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है और उसके बदले हुए स्वरूप को हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो नवा का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा, मात्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए 10वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो अंतस्थ नहीं है। य, र, ह और व। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण जो है वो अंतस्थ नहीं है। य, र, ह और व। तो देखो बच्चों, य, र और व ये जो तीनों है ये अंतस्थ व्यंजन है। ह जो है वो उष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या करे 11 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नाद ध्वनि किसे कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से नाद ध्वनि किसे कहा जाता है।
अघोष को, सघोष को, अल्पप्राण को और महाप्राण को। देखो नाद ध्वनि का मतलब होता है कि ऐसी ध्वनियां जिनके अंदर झंकार उत्पन्न होता है। तो झंकार किसके अंदर उत्पन्न होगा? अघोष में, सघोष में, अल्पप्राण में या महाप्राण में। तो देखो हिंदी में नाद ध्वनि जो है वो सघोष या घोष को कहा जाता है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11 का उत्तर कौन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसको सघोष या इसी को घोष कहते हैं और इन ध्वनियों को नाद ध्वनि कहा जाता है। चलिए 12 में क्या कह रहा है? कह रहा कौन सा व्यंजन नासिक्य है? कह रहा कौन सा व्यंजन जो है वो नासिक्य है? क, ख, ध और न। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा व्यंजन जो है वो नासिक्य है। पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो नासिक्य व्यंजन कौन सा है बच्चों? तो नासिक्य व्यंजन हमेशा अंतिम होता है, पंचमा अक्षर, तो न हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। चलिए 13 में देखिए क्या कह रहा है? कौन सा स्वर दीर्घ है? 13 में कह रहा है कि कौन सा स्वर क्या है? दीर्घ है। अ, ई, उ और ऐ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा दीर्घ है। देखो बच्चों उच्चारण के आधार पर मात्राएं 3 तरह की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होती हैं। तो आपको पूछा है कि दीर्घ कौन है? तो अ, ई, उ जो है ये ह्रस्व है और ऐ जो है वो दीर्घ स्वर है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 13, 11, 16 और 12। तो आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13 है, 11 है, 16 है या 12 है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 11, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है और मूल व्यंजनों की संख्या होती है 35 होती है। चलिए 15 में क्या कह रहा है? कह रहा है ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। कह रहा है ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है कि ट कहां से बोले जाते हैं? ट वर्ग के सभी जो वर्ण हैं वो कहां से बोले जाते हैं? कंठ से, मूर्धा से, ओष्ठ से या तालु से। तो आपको बताना है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, मूर्धा है, ओष्ठ है या तालु है। तो देखो बच्चों जो क वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ट का कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है? ए, च तालव्य महाप्राण है, त अल्पप्राण दंत है, म ओष्ठ और सघोष है, ख महाप्राण और कंठ है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें क्या है? अशुद्ध है। 16 में आपको अशुद्ध बताना है। तो देखो बच्चों इसमें पहला अशुद्ध है, क्यों? क्योंकि चौ तालव्य तो है लेकिन महाप्राण नहीं है। तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है 17 में। कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? आपको बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल किस तरह की ध्वनि है? संपृक्त है, संयुक्त है, युग्मक है या द्वित्व है। तो देखो बच्चों हिंदी में उच्चारण की 3 रीतियां होती हैं, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। संपृक्त ध्वनि का मतलब होता है कि जब दो ध्वनियों के सहारे एक ध्वनि को बोला जाता है उसको संपृक्त ध्वनि कहते हैं। संयुक्त ध्वनियों का मतलब होता है कि जब एक स्वर के सहारे दो ध्वनियों को बोला जाता है तो उसको संयुक्त ध्वनि कहते हैं। युग्मक ध्वनि का मतलब होता है उसी को द्वित्व ध्वनि भी कहते हैं, अर्थात जब एक ही ध्वनि जो है 2 बार आ जाती है। तो चूंकि संबल है तो इसमें हो जाएगा संपृक्त ध्वनि, अर्थात पहला जो है जो इसका सही हो जाएगा। चलिए 18 में कह रहा है कि 100 वर्ण आता है, केवल हिंदी शब्दों में आता है, केवल संकर शब्दों में आता है, केवल अवधी शब्दों में आता है, केवल संस्कृत शब्दों में आता है। तो आपको बताना है कि श वर्ण कहाँ आता है? केवल हिंदी में, केवल संकर में, केवल अवधी में या केवल संस्कृत में। देखो बेटा जो श होता है हिंदी का ये जो है मूर्धा है और ये केवल किस में आता है? केवल संस्कृत में आता है। तो 18 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहे 9 वर्ण का उच्चारण स्थान है। 9 वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, नासिका, दंत, दंत और नासिका। तो आपको बताना है कि कौन होगा? मूर्धा, नासिका, दंत, दंत और नासिका। तो 9 का उच्चारण स्थान क्या है? देखो बच्चों 9 का उच्चारण स्थान दंत और नासिका दोनों है, चूंकि दंत भी है और नासिक भी है। तो डी सही हो जाएगा 19 का। चलिए 20 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? कहता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है उसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो 20 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 20 का सही हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 में देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि क वर्ग का उच्चारण सन मुंह के किस भाग से होता है?
क वर्ग का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है? कंठ से होता है, मूर्धा से होता है, ओष्ठ से होता है या तालु से होता है? तो देखो बच्चों, जो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वह मुंह के कंठ भाग से होता है, कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा, 21 का पहला हो जाएगा। चलिए 22 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है, पंचम अक्षर है। कह रहा है निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है, पंचम अक्षर का पांचवी अक्षर कौन है? घ, त, प और म। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अक्षर जो है पंचमाक्षर है। तो पंचमाक्षर कौन हो जाएगा बच्चों? तो म हो जाएगा, प, फ, ब, भ, म। तो म पंचमाक्षर। 22 का डी सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? श, ल, घ, ज्ञ। तो आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन इसमें संयुक्त है। श है, ल है, घ है और ज्ञ है। तो देखो जो जो संयुक्त व्यंजन है वो क्या है? वो ज्ञ है। ज और य से मिलकर बना है। किससे बना है? ज और य से। और हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक है, चलो 24 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से है? कह रहा है निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो देखियो बच्चों, वायु प्रक्षेपण के आधार पर दो तरह के व्यंजन होते हैं, एक होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण का मतलब होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसको हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो आपको बताना है कि कौन इसमें जो है वो महाप्राण व्यंजन है। तो देखा जाए, चलिए, तो इसमें महाप्राण व्यंजन जो है वो बी वाला वर्ग है। ख, छ, ठ, थ और फ, ये महाप्राण व्यंजन है। तो इनको महाप्राण कहा जाता है। चलिए 25 में देखिए क्या करें। करें कौन सा दंतोष्ठ ध्वनि है? दंतोष्ठ ध्वनि है, य और र है, ल और श है, प और फ है या व है। तो आपको बताना है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, अर्थात जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठ के योग से होता है, वो ध्वनि कौन सी इसमें है। तो य है, र है, ल श है, प और फ है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी ध्वनि जो है वो दंतोष्ठ है। तो देखो बच्चों, व जो है वो दंतोष्ठ ध्वनि है, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहे हैं। कह रहे स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, अर्थात ऐसा र जिसमें स्वर नहीं है, ट्रक में नहीं है, पुनर्निर्माण में नहीं है, त्राटक में नहीं है या शत्रु में नहीं है। तो आपको बताना है कि ऐसा इसमें कौन सा है, वो जो र का प्रयोग हुआ है जिसमें स्वर नहीं है। तो देखो बच्चों, जो पुनर्निर्माण लिखा है इसमें र स्वर रहित है, इसमें र कैसा है? स्वर रहित है। तो 26 का उत्तर क्या सही हो जाएगा? 26 का उत्तर जो है वो बी सही हो जाएगा। पुनर्निर्माण जो है इसमें नहीं है। ठीक, चलिए अब इसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? कह रहा है निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? 27 में अ, आ, क, ग, य, थ, प, फ। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें अल्पप्राण वर्ण है। तो 27 में आपको अल्पप्राण वर्ण बताना है। अल्पप्राण का मतलब होता है कि जहां वायु की मात्रा कम होती है। तो देखो बच्चों, क और ग, पहला और तीसरा और पांचवा जो होता है वह अल्पप्राण होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो 27 का बी हो जाएगा। चलिए 28 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ब सघोष है, ओष्ठ है, महाप्राण है। च अघोष है, तालव्य है, अल्पप्राण है। ख कंठ है, महाप्राण है, अघोष है। ध सघोष है, महाप्राण है और दंत है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी बात जो है वो गलत है। ठीक, तो गलत वाली बात बतानी है। तो अगर पहली बात देखा जाए सघोष, तो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। अघोष जो होता है वो पहला होता है। ठीक, महाप्राण ध्वनि का मतलब जिसमें वायु की मात्रा अधिक होती है, अल्पप्राण का मतलब जिसमें वायु की मात्रा कम होती है। तो कौन सी बात जो है इसमें गलत है आपको वो बतानी है। ठीक है, तो 28 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। प फ ब भ। ठीक, तो प फ ब भ, ये इसमें क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, अगला देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न 28 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन न हो उसको क्या कहते हैं? कह रहा है जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन न हो उसको क्या कहा जाता है? तो जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसको अघोष ध्वनि कहते हैं, जो कि घोष ध्वनियों में जो है कंपन होता है और अघोष ध्वनियों में कंपन जो है वो नहीं होता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो 29 का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 30 में देखिए क्या कह रहा है। प्रसन्नता कौन सी ध्वनि है? कह रहा है प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है या संपृक्त ध्वनि है?
तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उच्चारण करने की कुल 3 रीतियां हैं। तो प्रसन्नता में जो ना 2 बार आया हुआ है ना, द्वित्व हुआ है, इसलिए जो है इसको कहेंगे युग्मक ध्वनि कहेंगे। कौन सी युग्मक ध्वनि? तो 30 का बी सही हो जाएगा। चलिए 31 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? क नहीं है, ध नहीं है, घ नहीं है, झ नहीं है और य नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो महाप्राण नहीं है। तो 31 में आपको बताना है कि कौन सी महाप्राण नहीं है। तो देखो बच्चों, जो क ध्वनि होती है वो महाप्राण ध्वनि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो है महाप्राण ध्वनि दूसरी और चौथी होती है। कौन सी होती है? दूसरी और चौथी होती है। पहली ध्वनि होती पहली, तीसरी और पांचवी, तो इसलिए क जो है इसमें क्या हो जाएगा? 31 का पहला सही हो जाएगा। चलिए 32 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है? कह रहा है कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है? श, 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 य, र, ल, छ, त्र, ज्ञ, ड और ढ। आपको बताना है उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो हिंदी में द्विगुण व्यंजन ड और ढ होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 32 का डी। चलिए 33 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि छत्र ज्ञों की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, क्योंकि कह रहे हैं कि छत्र ज्ञों की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। ये व्यंजन अर्धस्वर माने जाते हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो आपको बताना है कि इनकी गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि तो इसलिए क्योंकि ये क्या है, ये संयुक्त है, इसलिए इनकी गणना जो है इसमें नहीं की जाती है। तो 33 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए 34 में क्या कह रहे हैं, कह रहे क ग ज फ, चूंकि इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो आपको बताना है कि ये ध्वनियां किसकी हैं। क ग ज फ, तो ये किस प्रकार की ध्वनियां हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, दक्षिण भाषाओं की हैं। तो देखो बच्चों, ये जो ध्वनियां हैं ये अरबी फारसी से आई हैं, क ग ज और फ, तो अरबी और फारसी से आई हैं। तो उत्तर कौन सा से हो जाएगा? बी हो जाएगा। 34 का बी हो जाएगा। चलिए 35 में क्या कह रहे हैं, कह रहे फ व्यंजन क्या है? कह रहा है कि फ व्यंजन जो है वो क्या है? उष्म है, दंतोष्ठ है, महाप्राण है, या ये सभी है? आपको बताना है प और फ। तो दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ण है, किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण, तो किसी वर्ग का दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। 35 का सी सही हो जाएगा। 36 में देखिए कह रहे हैं हिंदी में मूल स्वरों की संख्या क्या है? अर्थात हिंदी में मूल स्वरों है, मूल स्वरों की संख्या होना चाहिए ना। मूल स्वर कितने हैं हिंदी में? मूल स्वर हैं, मूल स्वर हैं, ये स्वरों नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? हिंदी में मूल स्वर हैं। तो हिंदी में मूल स्वर कितने हैं ये आपको बताना है, स्वरों नहीं होगा। हिंदी में मूल स्वर हैं, तो मूल स्वर हिंदी में कितने कुल होंगे? तो 4 हो जाएंगे। कितने होंगे? 4। कौन कौन से होते हैं? तो देखो अ होता है, ई होता है, उ होता है और क्या होता है? री होता है। तो ये 4 हिंदी में क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। ठीक, चलिए 37 में देखिए क्या कह रहा है, 37 में कह रहा है कि किस स्वर किसका भेद है? 37 में कह रहा है कि स्वर किसका भेद है? संधि का है, समास का है, लिंग का है या वर्ण का है? तो आपको बताना है कि स्वर किसका भेद है, संधि का, समास का, लिंग का या वर्ण का। तो देखो बच्चों, स्वर जो है वो वर्ण का भेद है, क्योंकि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, चलिए 38 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहा जाता है? महाप्राण को, अनुस्वार और विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को? तो आपको बताना है कि अयोगवाह किसको कहा जाता है। तो देखो बच्चों, अयोगवाह जो है वो अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। चलिए 39 में क्या कह रहा है, ए का प्रकार है। ए का क्या प्रकार है? दीर्घ स्वर है, मूल स्वर है, संयुक्त व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं है? तो ए का प्रकार बताना है आपको कि ए का प्रकार क्या है? दीर्घ स्वर है, मूल स्वर है, संयुक्त व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखो ए जो है वो दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। तो 39 का ये सही हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो देखो बच्चों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और दूसरा होता है प्लुत कहते हैं इसको। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर सही हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।